बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और हमजा वैसे मैं आज सोच रही थी कि कुछ लोगों को मोटा होना पसंद नहीं है, लेकिन मोटे होने के कुछ फ़वाइद भी हैं। हाँ, फ़वाइद भी हैं। वैसे तो मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं होगा ना कि वो शख्स मोटा हो, लेकिन अब कुछ फ़वाइद सामने आ रहे हैं और वो आ रहे हैं जापान टोक्यो से। और बड़ी अजीब किस्म की खबर है, वो ये है कि जिस शख्स का वज़न 100 kg से ज़्यादा होगा उसको ऑनलाइन जो सर्विस है उसमें शामिल कर लिया जाएगा और 1 घंटे के $18 भी दिए जाएंगे। जबरदस्त। ऐसा क्यों होगा, ये बड़ी सोचने वाली बात हाँ, है। अब जापान में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर जो है हाइट भी लोगों की कुछ कम है और फिर इतने ज़्यादा मोटे लोग भी वहाँ पर नहीं होते हैं, तो बहुत ही कम लोग हैं जिनका वज़न 100 kg से ज़्यादा है। वैसे तो बहुत कम लोग हैं कि जो मोटे हैं, लेकिन जो 100 kg से ऊपर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है और उन्होंने ये काम किया है कि जी कि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो मोटे लोगों के लिए भी कपड़े बनाते हैं, तो उनके लिए हमें मॉडल्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल, तो उसमें वो जो 100 kg से अबव लोग हैं ना, वो सारे उसमें शामिल हो जाएंगे। उसको प्लस साइज़ कहा गया है कि जी प्लस साइज़ के लिए हमें मोटे लोगों की ज़रूरत है। तो जिसका ये 100 किलो से ज़्यादा वजन होगा और वो होगा भी जापानी शहरी, बिल्कुल किसी कोई और शहरियत नहीं, जापानी शहरी होगा तो हम उसको रखेंगे। और पहला फ़ायदा तो उन्होंने कहा जी कि उसका ये होगा कि ब्रांड्स जो हैं वो हमसे रब्ता करेंगे, बिल्कुल ऐसे, और हम घंटे की बुनियाद पर जो है उनसे चार्ज कर रहे होंगे। एक और फ़ायदा भी है, ये फ़ायदा है हमजा। और वैसे अब जो मोटे लोग हैं, ये ना वो जो पतले लोग हैं वो भी मोटे लोगों होने की कोशिश करेंगे। हाँ, जापान में हाथ बिल्कुल ऐसी है। दूसरी एक और चीज़ है, वो कहते हैं कि जी हम इसलिए भी मोटे लोगों को जो है अपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि कई लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं मोटापे से, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर हम ज़्यादा मोटे लोगों को उनके पास भेजेंगे और वो उनकी जाके काउंसलिंग करेंगे, देखें कि हमारा वज़न तो आपसे भी ज़्यादा है लेकिन हम बहुत खुश हैं, तो आप लोगों को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटे होकर खुश नहीं है तो डिप्रेशन में ना जाए, थोड़ी सी कोशिश करें। इंस्पिरेशन दे रहे हैं। हाँ, कि कोई बात नहीं, जिंदगी खत्म नहीं होगी अगर आप मोटे हैं, आप कोशिश करके पतले भी हो सकते हैं। लेकिन देखें, हम मोटे हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो खाते पीते भी हैं। तो उन्होंने दूसरा फायदा ये भी रखा है, और मतलब कि उन्होंने कहा जी कि हमें ये फ़ायदे होने जाएंगे अगर हम मोटों को अपने साथ वाबस्ता कर लेंगे। और अभी तक 45 अफराद रजिस्टर भी करवा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब हमजा बस ये हो गया कि मोटे अफराद जो हैं वो परेशान ना हो, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहे, वज़न कम हो सकता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी जापान के अंदर तो ये हो गया, उन्होंने कहा है कि मोटे लोगों को मोटिवेट करना है हमने, मोटे लोगों को भी कपड़े पहनने का हक है, उनको हमने क्या करना है, क्या ब्रांड्स को हम बताएंगे कि जी कि हम आपको ऐसे मॉडल्स भी दे सकते हैं और मोटे लोगों के लिए कपड़े बनाने शुरू कर दें और उसको जो है बुरा ना समझा जाए। खैर, ये एक खबर जो जापान से आई थी हमने आपके साथ शेयर की है। बजट के हवाले से शोर शराबा होता रहा, हमेशा ऐसे ही होता है, शोर शराबा हो रहा होता है और हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जा रहा होता है, एहतजाज भी किया जा रहा होता है और बाद में मुबारकबाद भी दी जाती है वज़ीर ख़जाना को। तो वो सारा तो वैसा ही हुआ, लेकिन कल कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हुई हैं और उस पर ही हमने बात करनी है, माहिराना राय भी लेनी है। ऐसे ही और कि हमजा वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में मुख्तलिफ पैदावारी शोबों को टैक्स की मद में छूट भी दी गई है और इस इक़दाम का मकसद ये था कि मुल्क के पैदावारी शोबे को मराद देकर मुल्क की मुआशी पैदावार को बढ़ाना है, जिसका अगले माली साल में हदफ 4.8% रखा गया है। और टैक्सेस में जो छूट से पैदावारी शोबे में सरगर्मियों में इजाफा हुआ, जहाँ मईशत को फ़रोग देगा, तो उसके साथ ये मुल्क में नई मुलाजमतें भी पैदा करने में मददगार साबित होगा। और इसके साथ साथ हुकूमत ने आम आदमी के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों पर टैक्स की शरह भी घटा दी है, जिनमें सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की हम बात करें, कस्टम ड्यूटी है, इनको शामिल किया गया। ये थोड़ा सा रिलीफ आम आदमी को और तनख्वाहदार तबके के हवाले से तो ये कहा गया कि जी कि उनके ऊपर कोई इजाफी टैक्स तो लगाया ही नहीं गया। हुकूमत ने अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 23% ज़्यादा टैक्स हासिल करने का हदफ भी रखा है। और हमजा ये भी बात है कि यह हदफ जो है अगले माली साल में 5800 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अगले माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में इजाफा कर देगी, जो कि मौजूदा माली साल की अगर बात करें तो 650 अरब रुपए के मुकाबले में 900 अरब रुपए होगा। अच्छा, अब जब भी बजट आता है हम एक चीज़ जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि तारीख का बेहतरीन बजट आया, और अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि तारीख का बदतरीन जो है वो बजट आया। तो इसके ऊपर हमें गाइड कौन करेंगे? हमें माहिरीन गाइड करेंगे। तो हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि बजट उनको कैसा लग रहा है, हुकूमत ने कैसा बजट पेश किया है, और टैक्स अमूर के माहिर
ज़ाहिर ज़ीशान मर्चेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आप क्या देख रहे हैं, कैसा बजट पेश किया गया है हुकूमत की जानिब से? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या वैसा ही बजट? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू बोथ ऑफ यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। बजट जो कल देखा सुना, पहले तो सुना, फिर उसके बाद शोर शराबा भी देखा, और फिर उसके बाद जो उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स देखे, तो उससे कम से कम एक चीज तो सामने नजर आ रही है, और वो ये है कि एक प्रॉपर राह नजर आ रही है कि हमें आगे जाना कहाँ है और हम जाएंगे कैसे। ठीक है। और इसमें जो एक चीज बहुत अच्छी नजर आई है, जिसका आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि वो जो 850 सीसी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार है, उसके ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स को भी कम कर दिया है, सब ड्यूटीज को भी कुछ कम किया है। तो एक ऑब्वियसली एक छोटी गाड़ी जो है उसकी कीमत में तकरीबन कोई लाख से 2 लाख रुपए तक का फर्क पड़ना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वो लोग जो गाड़ियां खरीदना चाहते थे और नहीं खरीद पा रहे थे ड्यू टू हाई प्राइसेस, वो शायद अब खरीद पाएंगे। एक तो ये अच्छी चीज नजर आई है। दूसरा, जो छोटा बिजनेसमैन है, जिसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, के लिए जो है एक पूरी नई टैक्सेशन की रिजीम लेके आए हैं, और ये बड़ी जबरदस्त स्कीम मुझे अभी तक लग रही है, जितना मैंने थोड़ा बहुत अभी तक बजट को पढ़ा है, क्योंकि तकरीबन 400 पेज का फाइनेंस बिल है, तो उसको पढ़ते पढ़ते तो अभी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे ये नजर आ रहा है कि उनके लिए एक सेपरेट स्कीम ऑफ टैक्सेशन है, और उनके लिए जो है टर्नओवर टैक्स भी बहुत कम है, और उनके लिए इनकम टैक्स रेट भी कम है। तो इससे होगा ये कि ये वो तबका है जो अभी आपके सिस्टम में नहीं है मौजूद, और अगर ये तबका आपके सिस्टम में आ जाता है, यानी इम्प्लीमेंटेड इकोनॉमी में आ जाता है और रिटर्न्स फाइल करना शुरू करता है, तो इससे दो चीजें अचीव होंगी। एक तो आपका जो टैक्स बेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट ज्यादा होगा, और आपका जो टैक्स का टारगेट है 5,829 अरब का, वो जो है कलेक्ट करने में आसानी होगी। अब बुनियादी सवाल जो कल से मैं सुन भी रहा हूँ और उसका जवाब भी दे रहा हूँ कि 5,800 कलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। दुरुस्त। मैं समझता हूँ एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन कलेक्ट हो सकता है, उसकी वजूहात है। इस साल का जो टारगेट है, जिसकी तरफ हम गामजन और इंशाल्लाह अचीव भी कर लेंगे, वो 4,800 अरब का है। अच्छा। उसमें अगर जो ग्रोथ रेट अगले साल का टारगेट है और जो इन्फ्लेशन का फैक्टर को अगर ऐड करते हैं, तो तकरीबन 5,300 अरब तक तो हम वैसे ही पहुंच जाएंगे इस करंट सिनेरियो में। अब उससे आपको जो जंप लगाना है वो तकरीबन 400 बिलियन का है, जिसमें मेहनत करनी है, जिसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें से ये एसएमई सेक्टर्स की टैक्सेशन एक है। मैं समझता हूँ कि अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं और इकोनॉमी जिस तरह से इस वक्त चल रही है, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम लेवी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। हम महंगाई की भी साथ बात करते हैं, अगर पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया जाता है और पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मंडी में भी हम देख रहे हैं कि ऊपर हैं, तो महंगाई पर हम कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि ये तो एक गिवन फैक्टर है कि इस वक्त भी हम महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारा मेजर जो इन्फ्लेशन है वो फूड का है। अब करना क्या चाहिए कि एक तो ये कि खर्चा तो आप समझे 100 रुपए है इस वक्त। अब 100 रुपए अगर खर्चा, और अगर करंट लेवल पे इनकम जो है वो 50 रुपए या 60 रुपए है, तो हमें वो इनकम लेवल को बढ़ा देना चाहिए। वो इनकम लेवल कैसे बढ़ सकती है? इनकम लेवल ऐसे बढ़ सकती है कि आप वो जैसे पीएसडीपी की बात की, कि पीएसडीपी में तकरीबन 900 बिलियन का तखमीना रखा है कि जो खर्च करेंगे। अब जब ये पीएसडीपी खर्च करेंगे, तो इसका मतलब है इससे जॉब्स जो है क्रिएट होंगी। अब वो जॉब्स क्रिएट कैसे होंगी? ये भी एक गिवन फैक्ट है कि हमारे एक घर के अगर हाउस होल्ड की बात करें, तो हस्बैंड वाइफ और कम से कम 3, 4, 5, 6 बच्चे होते हैं जी। तो हम एवरेज कर देते हैं कि हम एक घर में अगर हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे हैं, जिसका टोटल 5 बनता है, तो अगर उस 5 में से एक कमा रहा है इस वक्त, और अब ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे 2 या 3 लोग कमाने लगते हैं, तो उससे होगा कि आपकी जो घर में आने वाली इनकम है वो इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। अब खर्चा उतना ही अगर कांस्टेंट रहता है आपका,
तो आपकी कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ जाएगी। तो उस सूरत में जो है आपको ये जो करंट प्राइसेस है, या अगर पेट्रोलियम हेवी की वजह से कुछ प्राइसेस बढ़ती है, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि इस वक्त $70 फी बैरल के हिसाब से पेट्रोल है, तो ये अगर आगे बढ़ता है इसकी, क्योंकि अभी देखिए दुनिया में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डिमांड जनरेट हो रही है, दुनिया अपनी वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रही है, तो ये बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी। ठीक हो गया। जिशान मर्चेंट साहब, इस बारे में कहिएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल से रियल टाइम टैक्स कॉन्सेप्ट कलेक्शन क्या है और क्या पाकिस्तान को काबिल अमल होगा ये वाला जो अमल है? देखिए, ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है, इसका मकसद ये है कि आप जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने वहाँ खाना खाया और वहाँ से आपने जो बिल लिया, बिल जो आता है आपके पास, तो वो बिल आपके पास आने से पहले वो FBR के पास चला जाएगा और FBR से उस पर एक कोड, QR कोड आ जाएगा और फिर वो बिल आपके पास आएगा। तो जो रियल टाइम बेसिस पे सेल हो रही है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर से आप करें या आप किसी टेक्सटाइल वाले की किसी की दुकान से करें, कोई कपड़े खरीदे, अपने लिए लॉन्स के जोड़े खरीदे, तो वो रियल टाइम बेसिस पे वहां जाएगी। तो उससे होगा ये कि जो लोग अपनी सेल प्रॉपर नहीं दिखाते थे, वो सेल प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका एक फायदा भी है, फायदा ये है कि जो लोग पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर होंगे और उनसे जो लोग खरीदेंगे, जैसे कि जिसके यूजर्स आप और मैं होंगे, उनका जो सेल्स टैक्स का रेट है वो कम है, तो उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब इसका जो मेन पर्पस है POS सिस्टम का, कि जो FBR ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने रखा है कि हम 2 साल में 5 लाख POS लगा देंगे, तो इसका पर्पस ये है कि जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड है उनको डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लेके आना, वन, और जो टैक्स कलेक्शन कम हो रही है वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना। ठीक है सर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम बात कर रहे हैं। जैसे शब्बर जैदी साहब भी ये चाहते थे, लेकिन शब्बर जैदी साहब खुद ही ये कहते थे कि फैसलाबाद की सूतर मंडी में ये POS हम लगा सकते हैं। अगर हम आशियाना क्लोथिंग को देखें तो वहाँ पर हम मार्केट में लगा सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका तो जो मेन रिटेलर है उसी के ऊपर ही बोझ आ जाएगा, ये पॉसिबल शायद नहीं होगा। हुकूमत शायद ज़्यादा इन्हिसार कर रही है इसके ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे इस बजट में जो एक चीज मुझे शायद कम लग रही है, वो ये लगती है कि जैसे आपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक प्रॉपर स्कीम दे दी, एक नई टैक्सेशन स्कीम दे दी। जी। हम कई सालों से FBR को ये कराची टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम से भी एडवाइस करते हैं कि रिटेलर्स के लिए भी आप कोई ऐसी एक फिक्स टैक्स की स्कीम ले आए। 2014 से जो है मैं ये सुन रहा हूँ, हर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि पाकिस्तान में 30 लाख रिटेलर हैं, और आज 2021 में भी मैं यही सुनता हूँ कि पाकिस्तान में 30 ही लाख रिटेलर हैं। तो मेरे ख्याल से 2014 से आज तक कोई एक रिटेलर बढ़ा तो नहीं हमारे मुल्क में, जो कि मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मसला ये है कि वो रिटेलर्स जिसका GDP में कंट्रीब्यूशन 17 से 18% है, उसका टैक्स में कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। तो हमने FBR को ये सजेस्ट किया था कि रिटेलर्स के लिए आप फिक्स टैक्स की स्कीम ले आए, जिसमें एक एवरेज के हिसाब से उनको एक जो स्कीम में जो पार्ट था उसका एक सजेशन ये था कि आप हर दुकानदार से महीने का अगर 3,500 रुपए लें और वो 30 लाख रिटेलर है, एक साल में उन 30 लाख रिटेलर से जो है 126 बिलियन टैक्स कलेक्ट हो सकता है। और उनको ये दे दीजिए ऑप्शन कि अगर ये आप देते हो 3,500 रुपए महीना तो आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, लेकिन ये वो रिटेलर्स होंगे कि जो स्मॉल रिटेलर्स और अप टू मीडियम रिटेलर्स होंगे, बड़े रिटेलर्स के लिए नहीं होगी। तो इससे जो वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है आपका जो इस वक्त सिस्टम में ही नहीं है, वो सिस्टम में आ जाएगा। मेरे हिसाब से बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। POS से रिटेलर्स को रजिस्टर करना मैं समझता हूँ कि इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच सही है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से शायद वर्केबल ना हो। बिल्कुल ठीक है। जिशान मर्चेंट साहब, ये भी बता दीजिएगा, टैक्स हैरेसमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, फिर ये कहा जा रहा था कि इख्तियारात अब कम कर दिए जाएंगे, तो हम अगले माली साल में देख रहे होंगे कि वो जो परेशानी ज़्यादा हमें नज़र आती थी बिजनेसमैन में, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये हम सुन रहे हैं और ये नज़र भी आ रहा है कि ऑडिट्स जो है वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, नोटिसेस कोई इशू नहीं होंगे, और कुछ पावर्स जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स उनको भी कम किया गया है। लेकिन
इस वक्त की पोजीशन ये है कि आजकल जब भी हम ऑफिस में जाता हूँ तो कई सालों के एक ही टैक्स पेयर के 5-5 सालों के नोटिस आ रहे हैं। तो इतने नोटिस अभी इशू हो चुके हैं और जून तक इशू हो जाए कि एंड ऑफ जून तक कि अगले 4-5 सालों के लिए नोटिस बहुत होती। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज ये 1 जुलाई से करना चाह रहे हैं, एफबीआर को चाहिए कि दिल थोड़ा बड़ा करे और अभी से इन चीजों को रोके, ताकि टैक्स पेयर को ये कम से कम सुकून जरूर मिले कि जी वो रिस्पेक्टेबल है, वो सिस्टम में है, उसको मत मारिए, उससे ही सारा चीजें ना वसूल करें। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एफबीआर को ये सजेशन जरूर होगी। सही है, सही है। ज़िशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से हुकूमत ने नॉन टैक्स रेवेन्यू को जो है इस बार टारगेट 2000 अरब से जायद रखा है, तो ये रेवेन्यू कौन कौन से ऐसे जराए हैं जिनसे हम हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये जो सारे जो आपकी जो रेवेन्यू जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के होते हैं वो है, इसमें आपकी जो स्टेट बैंक का रेवेन्यू है वो है, प्लस जो आपकी बहुत सारे आपके जो एसेट्स हैं जिनको आप रेंट पे देते हैं और उससे आपका रेंट आता है वो है। ये तमाम वो चीजें हैं जिसको जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। टैक्स रेवेन्यू वो है कि जो हमसे और आपसे कलेक्ट होता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो गवर्नमेंट की अपनी सोर्सेज से गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है। ये एक आसान, इसका अगर समझने के लिए आप कहें तो ये वो है। और इसका टारगेट जो 2000 बिलियन रखा है, ये भी बड़ा अच्छा और एम्बिशियस टारगेट है। आई होप कि हम ये टारगेट अचीव कर सकें, क्योंकि इसमें अगर आप ये सारे टैक्स टारगेट्स अचीव करते हैं और नॉन टैक्स टारगेट्स भी अचीव करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बकाया, और एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान मेरी रिक्वेस्ट हमेशा से होती है कि जो जिसका ड्यू टैक्स है वो उसे देना चाहिए, और हमें एज प्राउड पाकिस्तानी फील करना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे 10 रुपए का सही, लेकिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़िशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हमने टैक्स के ऊपर माहिराना राय ली है ज़िशान मर्चेंट साहब की। वो भी कह रहे हैं कुछ चीज़ें एम्बिशियस हैं, लेकिन आता है कि इस बारे में सोचा जा रहा है। और जिस तरह से हम पॉइंट ऑफ सेल की बात कर रहे थे, अगर वैसा हो जाता है, रिटेलर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाता है, तो इससे भी फ़ायदा होगा। और अगर आप आते हैं उसमें कि आपको आप टैक्स पेयर बनते हैं तो टैक्स कम से कम आपको पे भी करना चाहिए। आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी तमाम सूरत हाल को हफीज़ पाशा साहब कैसे देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हफीज़ पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, बजट पेश कर दिया गया है, कैसा देख रहे हैं इस बजट को? जैसे गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है तारीख का बेहतरीन बजट है, अपोजिशन तो हमेशा ये कहती है कि बदतरीन बजट है, आप कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले जो बजट के आदाद शुमार जो हमने रात में देखे हैं, जी सर, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान का IMF के साथ एग्रीमेंट हो चुका था जी, और ये बजट IMF के उसमें जो ढांचा बनाया गया था उसके तहत पेश किया गया है जी। और इसमें सबसे नुमाया बात यह है कि IMF ने हमें बजट सपोर्ट, यानी कि जो बजट का खसारा होगा उसकी फाइनेंसिंग के लिए बजट के डॉक्यूमेंट्स में ये बात आ गई है कि 496 अरब रुपए हमें लोन देगा। ठीक है। तो यानी कि हमें कुछ, मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब एग्रीमेंट हो चुका है तो हुकूमत को ये बता देना चाहिए था। सर ठीक है सर, ये भी यहाँ पर बता दीजिएगा, जैसे हम बजट खसारे की बात कर रहे हैं, हम तरसीलाते ज़र पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी कर रहे हैं। अब जब सर अगले साल में हम देख रहे होंगे, अगले माली साल में जब हालात कुछ बेहतर हो रहे होंगे, लोग उम्रे पर भी जा रहे होंगे, लोग बाहर भी ट्रैवल कर रहे होंगे, उस वक्त भी हम यही एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं जो अभी हमने रखी थी कोविड के दिनों में, पाबंदियों के दिनों में? देखिए, रेमिटेंसेस का बजट से कोई खास ताल्लुक नहीं होता है सर। अलबत्ता बजट में जो आदाद शुमार दिए गए हैं रेवेन्यूज के एक तरफ और खर्चों की दूसरी तरफ, ये देखना होता है कि हुकूमत ने इस साल जो उन्होंने बताया खसारा, क्या वो वाकई वही होगा, और अगले साल जो खसारा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है क्या वही होगा। हमारा अंदाजा ये है कि कल रात के हमने जब एनालिसिस की है कि इस साल जो रवा साल है उसमें इन्होंने बजट का खसारा तकरीबन 7% बताया है जी। मगर खतरा इस बात का है कि ये 8% हो जाएगा साल के एंड तक। और दूसरी तरफ ये है कि अगले साल उन्होंने 6.3% का GDP का खसारा बताया है, उसमें भी खतरा ये कि ये 7% के ऊपर
चले जाएगा। तो हुकूमत ने कुछ आदाद शुमार इस तरह पेश किए हैं कि रेवेन्यूज को थोड़ा ज्यादा बताया है, ठीक है, और खर्चों को जरा कम बताया है। बिल्कुल। हफीज पाशा साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने 6 to 7% GDP ग्रोथ का टारगेट रखा है, तो इसको 2 से अचीव 3 कैसे साल किया जा सकता है 2 से 3 साल में? देखिए, इस वक्त ये कहना बहुत नामुनासिब होगा, इसलिए कि पिछले साल, ये जो रवा साल है जिसमें हमारी शरह नमू 4% के करीब आई है, वो इसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि पिछले साल गिरावट आई थी। तो जो इजाफा हुआ है वो एक गिरेबिन कौमी पैदावार पे था। इंशाल्लाह अगर इस साल हम 4.8% हासिल कर लेते हैं। देखिए, एक बड़ी परेशान कुन बात यह है कि रवा साल आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, तो रिकवरी जो हुई है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, नामुकम्मल है, और जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी से इजाफा नहीं होता तो शरह नमू में भी इजाफा नहीं होता। तो अब हम इस साल देखेंगे इंशाल्लाह कि अगर 4.8% शरह नमू हासिल कर लेती है हुकूमत, तो फिर अगले साल, फिर उससे अगले साल इंशाल्लाह मोमेंटम पैदा होगा और हम 6% तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि जी कि रेवेन्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा दिखाए गए हैं और शायद एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको थोड़ा सा कम दिखाया गया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है 4.8 का, तो अगर इतनी हम ग्रोथ कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, और आगे भी अल्लाह करे कि इतनी ग्रोथ कर ले हमजा, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा कि हम ग्रोथ करें। बिल्कुल ऐसे ही आम आदमी का सवाल फिर वही रहता है कि ठीक है बजट आ गया, क्या हम महंगाई के जो चुंगल में फंस चुके हैं उससे हमारी जान छूटेगी या नहीं छूटेगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी हमने एक ब्रेक ले ली। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम कल बात कर रहे थे कि ऑटो सेक्टर में भी कमी की जाएगी, उनकी में अभी कोई थोड़ी सी जो है ना, उसमें थोड़ा उसके बजट में भी हम लोगों को नज़र आएगा। उसमें तो एक स्कीम भी मुतारिफ कराई है, मेरी गाड़ी स्कीम, और उसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2021-22 के बजट में मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान भी कर दिया हमजा। हाँ, और हुकूमत ने शहरियों के लिए मेरी गाड़ी स्कीम जो इकरा बता रही है वो मुतारिफ करवाई है। और वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बजट इजलास में ये बताया है कि दरामदशुदा 850 सीसी तक की गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी पर छूट दी जा रही है। और उन्होंने बताया कि पहले से बनने वाली जो गाड़ियाँ और नए मॉडल बनाने वालों की एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना भी हम देने जा रहे हैं। बिल्कुल हमजा, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने यह भी इसमें कहा था कि मकामी तैयार करदा 850 सीसी तक की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जाएगी, जबकि सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 12.5% भी की जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 से 2 लाख तक जो है कुछ कीमतों में फ़र्क आ सकता है, कमी आ सकती है। तो देखते हैं कि ये कमी कैसे आएगी। और हमने ये भी तो देखना है कि 850 सीसी से नीचे वाली गाड़ियां हैं कौन सी जो लोग खरीद सकते हैं। मकामी तैयार गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स भी खत्म किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17 से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला भी किया। इसका मतलब है कि क्या मतलब लग रहा है कि इस साल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नजर आएंगी रोड पर? तो सुनील सरफराज मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं। मन सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये 850 सीसी गाड़ियों वाला ज़रा हमें मामला बता दीजिएगा कि कौन सी गाड़ियां हैं जो लोग ले सकेंगे, इसके नीचे आती कौन सी हैं और कितना फ़ायदा होगा? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। 850 सीसी से नीचे जो लोकली मेड गाड़ियां हैं वो 3 कंपनियों की गाड़ियां आती हैं, सुजुकी, यूनाइटेड एंड रोड प्रिंस की एक प्रिंसिपल गाड़ी आती है और उन तीनों पे है। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल की बात कर लें तो सुजुकी बुलान, रावी जो आप लोग पिकअप देखते हैं वो। सो कमर्शियल सेगमेंट में 2 हैं और आम यूजर के लिए, जो मेरे और आपके जैसे यूजर के लिए 3 गाड़ियां हैं जिनके ऊपर जो है सेल टैक्स में छूट दी गई है और जो उनके ऊपर FED थी वो खत्म कर दी है। सो इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन 70,000 से 1,20,000-25,000 रुपए का आएगा इन गाड़ियों के ऊपर। बिल्कुल।
सुनील साहब, जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, तो इस सेक्टर को कितना फायदा खत्म होगा अगर ये ड्यूटी खत्म कर दी जाती है? और क्या हमें इस साल में हमजा से भी ये बात कही थी कि हमें ग्राउंड पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां नजर आएंगी? अच्छा, ये कंफ्यूजन है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी खत्म नहीं की गई। जो लोकली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो 70% की जगह 1% होगा। अब लोकली मैन्युफैक्चर तो अभी भी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं हो रही, ना ही अगले आने वाले एटलीस्ट 1-1.5 साल में आपको लोकली कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी जो कि पाकिस्तान में बनेगी। बट ये एक इंसेंटिव किया गया तमाम इदारों को, 13 के करीब कारसाज अदारे हैं कि दे आर ऑल वेलकम टू ब्रिंग इन, और जिनकी सीकेडी यहाँ पे यानी लोकल प्रोडक्शन है, अगर वो यहाँ पे पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं एंड इफ दे वांट टू मेक इट, तो इसमें काफी बड़ी छूट है, 16% के रिलीफ, काफी रिलीफ है। बट जैसे आप सवाल कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी नियर फ्यूचर में आपको एटलीस्ट इन दिस ईयर तो बिल्कुल भी नहीं, अगले साल के एंड से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो इस पे काम शुरू करेंगी, जिनके मॉडल्स हैं इलेक्ट्रिक वो लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम जैसे लोग जो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, अब हम 850 सीसी से सर नीचे की बात कर रहे हैं, क्या कोई नई गाड़ियां भी आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर आएंगी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही होंगी? क्योंकि हमने क्वालिटी को भी देखना है कि वो उसकी क्वालिटी कैसी होगी कि लोग उसको लेना भी चाह रहे हो। मेरा ख्याल है अभी अगर हम देखें जो 3 प्लेयर्स ऑलरेडी 850 सीसी के नीचे हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी जो आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुकिंग टाइम भी होता है और वो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, उस लिहाज से कि डिमांड ज़्यादा है, तो आई थिंक देयर इज इंसेंटिव बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। गवर्नमेंट ने तो किसी को रोका नहीं है, बट वो जनरली जितने भी आप देखेंगे न्यू एंट्रेंट्स हैं, दे आर उन्होंने मार्केट में एक सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, एसयूवी को, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि ज्यादा है, दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो 800 सीसी से ऊपर रहते हैं और नीचे कंपटीशन में बहुत अरसे तक तो आप देखें तो सिंगल प्लेयर सुजुकी था, अब यूनाइटेड और वाले जो हैं वो लेकर आए हैं, तो हो सकता है और भी कोई प्लेयर जो इसमें लेके आना चाहें। एमजी की एक गाड़ी सुना था आएगी, सो आई थिंक देयर विल बी न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है मन साहब, हमें ये भी बताएं, हमने देखा डॉलर जो है मतलब हमारे रुपए की कदर घट रही थी, डॉलर महंगा हो रहा था, गाड़ियां ऐसे आसमान की तरफ जा रही थी, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, रुपए की कदर जो है बढ़ना शुरू हुई, गाड़ियां फिर भी वहीं पर कीमत खड़ी हुई थी, वो क्यों नहीं कम होता? इसमें वजह क्या है? सर उसकी जो एक रीजन है वो टाइमिंग बड़ी जो है ना क्रूशियल है। आप ये देखें जब डॉलर नीचे आया तो वो पोस्ट कोविड था, और पोस्ट कोविड अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चरिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जिनको आप कहते हैं गाड़ियां बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें स्टील है, मेटल है और जितने पार्ट्स हैं उनकी सप्लाई शॉर्ट हो गई थी, उनकी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई थी। फिर आपके यहाँ पे जो गाड़ी बेशक पाकिस्तान में भी बनती है उसकी ज्यादा कंपोनेंट बाहर से आते हैं, तो अगर आप ओशन फ्रेट को देखें तो वो 3 टाइम्स हो चुका है कोरोना के बाद से। तो ये तमाम फैक्टर्स, ये ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का कहना है, मेरा नहीं, तो ये रीजन वो देते हैं कि इसकी वजह से हम गाड़ी सस्ती नहीं कर सके। बट मेरा भी आपकी तरह ये ख्याल था कि अगर जब डॉलर ऊपर गया तो गाड़ी ऊपर गई है, डॉलर नीचे आया तो गाड़ी नीचे आई है, बट वो आई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे जिस तरह से हमने देखा कि सुनील मन साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि टायर्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया बजट में, तो इससे ऑटो सेक्टर को क्या नुकसान होगा? क्योंकि कीमतें तो कम हुई है लेकिन जो टायर्स हैं उनको बढ़ा दिए गए कीमतों में। हाँ, तो ये देखें ऐसी फैक्टर है जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरर को भी एक एलिबाई मिल जाता है कि वो कहते हैं जी हमारे देखें इंग्रेडिएंट महंगे हो रहे हैं। सो और आम जो टायर तो ऐसी चीज है कि जो हर बंदे ने इस्तेमाल जरूर करनी है। एक तरफ से आपको रिलीफ मिला है, दूसरी तरफ से कम हो गया, बट फिर भी अगर मेरा ख्याल है क्यूमुलेटिव देखा जाए तो मैंने पहली दफा देखा है हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि वो अपने जो है ना जो कहते हैं अर्निंग को कम करके लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। एंड आई थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू कि 800 सीसी या 850 सीसी से नीचे जो एक आम आदमी की गाड़ी है उसको सस्ता करें, ऊपर वाली को बेशक ना भी करें, लेकिन आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, और इससे ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल्स के ऊपर करने की है, बिकॉज मोटरसाइकिल एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी प्राइसेस अगर आप डॉलर्स के साथ देखें बढ़ती जा रही है और कभी कम नहीं हुई। ठीक है सुनील सरफराज मन साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि गाड़ियों की तो अब हम बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी गाड़ी अच्छी भी हो और मुनासिब कीमत पे में भी हमें मिल जाए। वो अब हमें कम अज़ कम भी देख लें तो 1000 सीसी में नज़र आ रही होती है। उम्मीदें शायद ज़्यादा बांध ली थी, 1000 सीसी की तरफ लोग सोच रहे थे कि अच्छा 1000 सीसी में हमें कुछ ऐसी मिल जाएगी कि जो हम एसी भी उसका ठीक चल रहा होगा, चलाने में भी थोड़ी सी स्मूथ होगी। तो उस हवाले से बताएं कि जब डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, आपको आने वाले कुछ 6-7 माह में नज़र आ रहा है कि गाड़ियों की कीमतें नीचे भी आएंगी, बड़ी गाड़ियों की भी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ग्लोबल स्टडीज भी पढ़े ना, तो ब्लूमबर्ग की एक स्टडी में कल पढ़ रहा था और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अगले 1 साल में, आने वाले सालों में गाड़ियों की जो इनपुट प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 40 to 50% इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 साल के अंदर कोई ऑटो जो सेक्टर है या मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस कम करेंगे। द ओनली होप और फोकस वुड बी कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे, जैसे उन्होंने 850 में दिया है।
अब ये गवर्नमेंट का प्रोडक्टिव है कि वो देखते हैं कि हजाज वाले को भी देना है कि नहीं देना, बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड से देखें एंड रियलिस्टिक फिगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसमें कोई खास उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल ठीक है, आपको उसमें कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज मंच साहब, आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे। तकरीबन उनको लगता है 75,000 से लेके तकरीबन 1.25 लाख तक जो है कीमतों में कमी आ सकती है। ये जो फैसला किया गया है, हमने देखा जाए तो ये भी एक अच्छा फैसला है। कम से कम थोड़ी बहुत तो कमी है, मिडिल क्लास तबका थोड़ा तो मतलब थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा ही ना, कि कम से कम कुछ पैसे तो कम होंगे। बुकिंग टाइम भी कुछ अब कम किया जा रहा है ना, कि आप बुकिंग करवाते थे तो आपको 5 माह बाद जी गाड़ी मिलेगी, तो उसको भी कम किया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट काम कर रही है अच्छी बात है। अच्छा, कल एक और चीज़ सामने आई थी मोबाइल को लेकर ना, कि वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन दरामद करने पर ड्यूटी में मजीद इजाफा करने का ऐलान किया है। और बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मोबाइल फ़ोन दरामद करने पर ड्यूटी में हम मजीद इजाफा करने की तजवीज़ दे रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने जो बात कही थी नेटवर्क के हवाले से, और आप जो आपने वो करवाने होते हैं, क्या उसको पैकेजेस करवाने होते हैं, वो महंगे हो रहे थे, उस पर भी बात हुई। लेकिन पहले तो ये वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बजट में ये तमाम चीज़ों का ऐलान किया, लेकिन 3 मिनट, और ये भी कहा कि 3 मिनट से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कॉल और इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल पर FAD की तजवीज़ है। जिसके बाद वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने बाद में आके वजाहत भी की थी हमजा, और कहा था कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने बजट में कॉल और इंटरनेट पर इजाफी टैक्स की जो मंजूरी है वो नहीं दी है। इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी वो किया परेशान ना हो। आप पैकेज जो है करवाएं, आप लंबी कॉल कर सकते हैं, उसमें परेशानी की बात नहीं है। वो काबीना ने जो है उसकी इजाज़त ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में बजट पेश किए जाने से कबल इसे फाइनेंस बिल में शामिल नहीं किया गया था। तो ये उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बात कही है कि इंटरनेट तक रसाई हर शख्स का, हर शहरी का हक है। तो इसको जो है हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्योंकि उन्होंने बोल दिया था, तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ सामने आ रही थी कि शायद अब 3 मिनट से अब लोगों ने लगाया होगा, अच्छा 2:50 हो गया, मैं काटने लगा हूँ भाई, मैं दोबारा से कॉल करता हूँ क्या। लेकिन लोगों को परेशान तो नहीं ना होना। अब उन्होंने करेक्शन तो कर दिया अपनी आके, भाई पहले था ही नहीं इसमें अब। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये अच्छी बात है कि इसकी वजाहत फौरी सामने आ गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताएंगे, आप सबको बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद है, हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं, तमाम पाकिस्तानी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज उनकी सालगिरह है। किसकी सालगिरह है? बिल्कुल जावेद मियादाद साहब की। और कौमी टीम के साबिक कप्तान रह चुके हैं मायानाज बल्लेबाज जावेद मियादाद आज अपनी 64वीं सालगिरह मना रहे हैं। जावेद मियादाद 12 जून 1957 को कराची में पैदा हुए थे। वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्हें 6 वर्ल्ड कप खेलने का एजाज भी हासिल है। और पाकिस्तानी टीम के कोच भी रहे हैं, बड़े बेहतरीन कोच थे वो, मतलब वसीम अकरम तब कैप्टन थे। क्या बात है, शारजा के छक्के की तो क्या ही बात है। कहने लगी थी कि शारजा का छक्का भाग रही है, जो आप देख रहे हैं ना, ये वो छक्का मारने के बाद ही भाग रहे हैं, क्या बात है। जावेद मियादाद क्रिकेट का एक ऐसा बाब है जिनके जिक्र के बगैर क्रिकेट की तारीख हमेशा पूरी रहेगी। और पाकिस्तान के अगर बल्लेबाजों की बात की जाएगी तो सर फहरिस्त नाम आता है जावेद मियादाद का। और हर एक ही फेवरेट है। जावेद मियादाद ने 233 एक रोज़ा मैचेस की अगर बात करें तो उसमें 7,381 रन बनाए, जबकि 8 सेंचुरियां और 5 निस सेंचुरियां भी स्कोर की थी। और 124 टेस्ट मैचेस में 23 सेंचुरियों और 43 निस सेंचुरियों की मदद से 8,832 रन का भी रिकॉर्ड बना। 50 निस सेंचुरियां की हुई हैं। और साल 1986 का शारजा का वो छक्का जो है वो हम सबको याद है। फिर मतलब अब हम देखें ना, कुछ बात कर रहे हो उनके दौर के जो क्रिकेटर्स थे, वो ये भी बताते हैं कि जावेद मियादाद जो हैं वो बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे फील्ड के ऊपर, तंग करते थे जो दूसरे प्लेयर्स होते थे उनको। और हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं। हम सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उनको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं और अब उनको शामिल गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जावेद मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। आज आपकी सालगिरह है, हमारी तरफ से तो आपको सालगिरह मुबारक हो। आपका दिन कैसा गुजरता है, आज कैसा गुजारेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाजमी बात है कि अब वो उम्र तो रही नहीं जो पहले छोटे होते थे और करते थे। बादल ये है हफ्ते पर सब केक काट लेते हैं और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा बना लेते हैं और घर में खाना बना लेते हैं, खाना खा लेते हैं। कुछ अपने मतलब फैमिली है वो आ जाते हैं, खाना खाते हैं। जावेद मियादाद साहब, आपके करियर में शारजा का छक्का और क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा सबसे यादगार लम्हा क्या था, जरा वो भी शेयर कीजिएगा। लाज़मी बात है कि जब हम वर्ल्ड कप जीते थे वो चीज जो थी वो हम, क्योंकि वो पहली दफा वर्ल्ड कप जो थे वो जीत रहे थे और टीम क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि हम पैकिंग कर रहे थे और पता चला 1 पॉइंट हमें मिला और उसके बाद हमारी जो टीम है वो ऐसे क्लिक हुई
कि फिर पीछे हमने देखा ही नहीं और वर्ल्ड कप जीते। तो मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है कंट्री के लिए हमेशा। इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप है और इस तरीके से ओलंपिक्स होती हैं, जैसे ये ऐसे टूर्नामेंट हैं कि ये एक दो दो चार साल में और बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, और सारी टीमें जो होती हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और एक सारी पूरी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप जीता, आई मीन वो हमारे लिए अचीवमेंट थी, और फॉर पाकिस्तान। तो आज हम अपने आप को कह सकते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन, हम भी वर्ल्ड चैंपियन। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जावेद भाई। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं तो हम आपसे ये भी पूछेंगे आपके ख्याल में, क्योंकि ये कहा जाता है, हमने जिनसे भी सुना है, बड़े क्रिकेटर्स से भी यही सुना है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को जावेद भाई समझते हैं, मतलब वसीम अकरम भी ये बात करते हैं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त क्रिकेट बोर्ड और टीम जो है वो महफूज हाथों में, आप अक्सर तनकीद भी करते हुए हमें नज़र आते हैं। बादल, मैं जो थोड़ा बहुत देख रहा हूँ कि हमारी टीम जो है ना, लड़के बहुत जल्दी है ना आप चेंज कर रहे हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में ये होता है कि अगर आपने एक लड़के को अच्छी तरीके से, यू गोट आई आपका होनी चाहिए। आप बच्चे को देख लेते हैं, प्लेयर को, कि हाँ इसके अंदर कितनी क्रिकेट है, क्या नहीं, और फिर खेलने देते हैं और ट्राई करें। क्योंकि किसी भी दुनिया में मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जब भी पाकिस्तान के एवरी टाइम नए लड़के जो है ना वो आप डाल देते हैं। देखिए, ये कंट्री का मामला होता है, पाकिस्तान कम फर्स्ट। उसमें आप ये नहीं देखते कि किसको चांस देना है, किसको नहीं। हमने आगे की, बस आपके पास अगर 11 लड़के अच्छे हैं और वो कोई टीम अच्छा कर रही है तो वो डिजर्व करती है, खेलने देना चाहिए, और कोई रेस्ट नहीं, ये नहीं ये। तो इस तरीके से क्रिकेट जो है वो खिलानी चाहिए कि अगर जो लड़का अच्छा कर रहा है वो फिर उसको ट्राई करेंगे, दूसरे फॉर्मेट में भी डालें। अगर हो जाता है तो आपके लिए एक सीजन प्लेयर हो जाता है। और कंट्री को खेलना, देखिए, जो अगर मैं हूँ, अगर मैं पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, परफॉर्मेंस करूँ, तो हम तो कभी नहीं कहते कि हमें रेस्ट चाहिए, ये हटा दिए बोल के। अगर आप निकाल देंगे तो पूछते हैं कि भाई मेरी परफॉर्मेंस हुई थी, कैसे निकाल रहे हैं आप भाई। तो इस तरीके से जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी है ना रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। एवरी टाइम मैंने देखा है कि टीम जो है वो हमेशा चेंज नजर आ रही थी। आपने एक टीम जो है वो नहीं बनाई, और एक टीम जब बन जाती है तो उसके अंदर जब आदमी कोई फेल होता है जी, ये नहीं कि एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है और एक दफा एक ही इनिंग में वो फेल हो जाए तो उसको आप चेंज करते नहीं। ऐसे लड़कों को तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी को, या मैं वो जो हमारे कोच हो या जो भी सिलेक्टर्स हैं, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि लड़के में क्रिकेट कितनी है, खेलता कैसा है, उसकी टेक्निक कैसी है और किस तरीके से और परफॉर्म कर रहा है, तो ही शुड कंटिन्यू। बिल्कुल। जावेद मियां अदा साहब, जिस तरह से पीएसएल चल रहा है, तो आपको कोई नया टैलेंट नजर आ रहा है क्या? किसी से कोई उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? देखिए, 2020 जो क्रिकेट है वो आपको पता है एक फेस्टिवल टाइप की क्रिकेट है जी, और लाजिम आते हैं कि बड़ी पॉपुलर हो गई है सारी कंट्री में, दुनिया में, कि शॉर्ट फॉर्मेट है और लोग इंजॉय करते हैं। एक्चुअली 2020 क्रिकेट जो है, इट्स नॉट ए क्रिकेट, बस ये इंजॉयमेंट क्रिकेट है। और उसके अंदर आउट हो जाओ तो मुसीबत, और रन करो तो मुसीबत। वो इसीलिए कि आपने कितने ओवर्स खेल लिए, पता चला कि फायदा ही नहीं होगा कुछ। तो एक इंजॉयमेंट है, और ये बड़ा अच्छा है कि सारी दुनिया में ये क्रिकेट हो रही है और बड़ी पॉपुलर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा टूर्नामेंट है सारी कंट्री के लिए। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स देखें, पाकिस्तान में आते नहीं थे, अब सब माशाल्लाह आते हैं, खेलते हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान में भी हर कंट्री जो है इस चीज पे जा रही है, फाइनेंशियली भी बड़ा फायदा होता है, और अच्छे लोग जो है, प्लेयर्स जो है, वो आपको नजर आते हैं अपनी कंट्री में, आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ऐसे मैचेस होते रहे तो उससे ये है कि क्रिकेट के में शाम भी रहता है, लोग एंजॉय भी करते हैं, और ये एंजॉयमेंट क्रिकेट है। ठीक है जावेद भाई, एंजॉयमेंट की क्रिकेट तो है, लेकिन अब इसका चूंकि वर्ल्ड कप होता है तो इसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस भी ले रहे होते हैं, और दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान भी कर दिया गया, और उसी से ही हम देख रहे हैं कि शायद T20 वर्ल्ड कप की टीम भी फाइनल हो रही होगी। आपको कौमी टीम से क्या उम्मीद है? T20 वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तानी टीम को कहाँ देख रहे हैं?
देखिए पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है, बस मैं ये है कि हमें क्लिक होना पड़ेगा। हमारी अक्सर ये है कि प्लेयरों को मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अपने आप पे पहले तो आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में ना। हर आदमी सोचे कि मैं परफॉर्म करूँगा और मैं ना मैन ऑफ द मैच बनूंगा। मैं इस तरीके से आप जब मैच खेलते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा विजन होना चाहिए, ऐसी है ना भूख होनी चाहिए, तो वो बहुत है। क्रिकेट में बाद में जो कुछ होता है वो तो अपनी जगह होता है, मगर जब आप प्रिपेयर करें तो आपका कोई ना कोई टारगेट सामने हो कि इस तरीके से हमने करना है। तो वर्ल्ड कप होगा, उसमें पाकिस्तान को पता है कि कौन कौन सी टीमें आ रही हैं, उनके खिलाफ कैसे खेलना है। तो पाकिस्तान से आप इन प्लेयरों को, टीम को जो है ना प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने आप को उस लेवल के लिए कि वहाँ ये आएगा, उस तरीके से आएगा, मैं कैसे खेलूंगा, ये चीज़ें तो पहले से आपको ना ये चीज़ें सोचनी पड़ती है। सही। जावेद मियां दादा, जिस तरह से आपकी, हमें पता, सबको पता है फाउंडेशन भी है, तो वो क्या काम कर रही है और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस हवाले से? फाउंडेशन मतलब एक है कि मैं तो हर चीज में है ना, जहाँ भी किसी जो भी फायदा हो सकता है किसी को भी, यानी कि मदरसे का भी है, दूसरी भी चीजें, हर चीज में जो है ना अपना पार्ट अदा करना। तो मैं समझता हूँ हम इस पोजीशन में आजकल अब हम हैं कि हमें इस तरह के जो चैरिटी काम जो है वो हमें करने चाहिए। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, उससे फर्क पड़ता है। तो हम लोगों को चाहिए, जितने भी अच्छे ऐसे क्रिकेटर हैं और कोई भी, नॉट ओनली क्रिकेट में, हॉकी में, कितने भी, जो भी अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके और उसमें नाम बनाया, उसका फर्ज बनता है कि बाद में वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो दें ताकि लड़के उससे और मतलब फ़ायदा उठाए। तो मैं यही चाहूँगा कि हर को चाहिए कि जहाँ भी, मेरा ये होता है कि जहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि कुछ कर सकता हूँ तो मैं हमेशा आगे। जावेद भाई बहुत शुक्रिया, सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। हम फिर आपको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। आप इस तरह के दिन, मतलब हम देखें कि आप खुशी से इस तरह की सैकड़ों सालगिरह जो है ना वो मना रहे हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जितना बड़ा नाम जावेद मियां अदाद है बैटिंग के शोबे में, और जो आप मतलब जहन रखते हैं माशाल्लाह, और हम उससे फ़ायदा भी उठा सकें, हम इस्तेफादा कर सकें, हमारी क्रिकेट जो है वो मज़ीद बेहतर होती जाए और हम अपने लेजेंड्स को ये ट्रिब्यूट पेश करते रहें। इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हम और भी नाम आए जिनको हम इसी तरह से अप्रिशिएट करें। अच्छा, आगे बढ़ें, कुछ हम बात कर लेते हैं ज़राअत के हवाले से। बिल्कुल, जिस तरह से हम बजट में भी बात करते थे ज़राअत के शोबे के हवाले से, तो वफाकी बजट में ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि टिड्डी दल और फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी सामने आई है। चावल, गंदम, कपास, गन्ना और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। बिल्कुल, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में ये भी कहा था कि गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में इजाफा हुआ है, जबकि ज़राई अजनास की दरामद की वजह 2019 में कम पैदावार थी। किसानों को 3100 अरब रुपए आमदन हुई, जो गुज़श्ता साल 2300 अरब रुपए थे। ये बात दुरुस्त भी है। और अब किसान बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे बजट से। जब बजट आ चुका है तो किसान बजट के हवाले से क्या कहते हैं, हमने कुछ किसानों से बात करने की कोशिश की है। आपको वो जो पहली हुकूमत थी उन्होंने भी किसानों के बारे में कोई रिलीफ नहीं दिया। आप देख लें, बिजली के ट्यूबवेल हैं वो यूनिट 15-20 तक जा चुका है, ठीक है। खादों पर वो जो 3000 की नवाज शरीफ दौर में थी, अब वो 6000 की बोरी हो चुकी है। सब्सिडी कहते हैं वो टोकन वाला सिस्टम, किसान को वो बराह रास्त नहीं पहुँचा। उम्मीदें तो हमने शुरू से ही ना हर हुकूमत से लगा के रखी थी, लेकिन कोई भी हुकूमत हमारे म्यार पे पूरी नहीं उतरी। ज़िम्मेदार को ना हमेशा शुरू से ना नुकसान में रही है, ज़िम्मेदार हमेशा नुकसान में रहा है, ठीक है ना। हमें पानी में कोई, बिजली के बिलों में कोई फ़ायदा होता है, उसमें भी आप देख लें बिजली के बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किसानों के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, खाद सस्ती करनी चाहिए और बीज सस्ता करना चाहिए, और उनके लिए पानी देना चाहिए, ताकि बिजली की कीमतों में कमी करनी चाहिए, ताकि किसान सुकून में। और बजट तो हर हुकूमत के दौर में आता है, तो लेकिन जो है ना वो किसान को सब्सिडी नहीं दी जाती। बिल के ऊपर टैक्स लग जाता है, गैस के ऊपर टैक्स लग जाता है, हर चीज़ के ऊपर, ताकि कोई भी सहूलत नहीं जाती बजट में। पिछले 3 सालों से भी हुकूमत बजट पेश करती आ रही है, तो इसका किसानों को कोई खातिर ख्वाह इजाफ़ा, उनको कोई सहूलियात नहीं मतलब कि उनको दी जा रही।
ये जो बजट पेश किया गया है, ज़िम्मेदार तबका जो पहले ही माली मुश्किलात का सामना कर रहा है उसको खादों, बीज, अद्वियात पर सब्सिडी मज़ीद दी जाए तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आएगी। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है। वो किसान तो यही कहते हैं कि हमने हर हुकूमत से उम्मीद रखी, लेकिन कोई हुकूमत भी हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी है। इस दफ़ा कोशिश की गई है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसान रहनुमाओं से मुलाकात भी की थी। उनको भी उन्होंने ये कहा था कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब देखेंगे कि आने वाला जो साल है वो किसानों के लिए कैसा होगा, ज़राअत के लिए कैसा होगा। पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक ज़राअत तरक्की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़राअत जो है ना वो शुबा स्ट्रॉन्ग होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हमजा, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे हाउसिंग की। हर घर बनाना तो हर शख्स का ख्वाब है, हर शख्स की कोशिश है और हर शख्स इसके लिए एफर्ट कर रहा होता है। वफाकी बजट में हाउसिंग और तामीरात के लिए 14 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का कहना था कि हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सेस में रियायत का पैकेज वज़ा कर दिया है। बिल्कुल, और कम आमदनी वालों के लिए भी घरों की तामीर के लिए 3 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। जबकि शौकत तरीन ने यह भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतों को फ़रोग मिला है। बैंक्स को मकानात की तामीर के लिए 100 अरब रुपए कर्ज की दरख्वास्तें भी मिली हैं, जिसमें से 17 अरब रुपए की फराहमी की मंजूरी की जा चुकी है। 70 अरब की उन्होंने कर दी है अभी तक 100 में से, और अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। हम तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में पहली बार मोर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। बिल्कुल, और तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं इस इक़दाम में मुआवनत की गर्ज से अराज़ी का तायुन और हाउसिंग मनसूबों का आगाज़ और निजी शोबे की हाउसिंग स्कीम की हौसला अफजाई भी कर रही है। हमजा, ये भी एक अच्छी हमने देखी डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि देखने में आई है। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हम बात करें हाउसिंग के सेक्टर से वाबस्ता लोग क्या खुश हैं बजट से? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, ये जो चीज़ें कंटिन्यू थी लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज अनाउंस किया था फॉर कंस्ट्रक्शन रिवाइवल, तो उस वक्त ये हुआ था और उसको फॉलो अप करते हैं प्राइम मिनिस्टर एवरी वीक। मतलब वो खुद मीटिंग करते हैं, हम लोग भी मौजूद होते हैं, पूरे चीफ सेक्रेटरीज होते हैं और कंसर्न जितने लोग होते हैं, FBR स्टेट बैंक, और इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर साहब का बड़ा मेन रोल है। उन्होंने ये सब चीज़ों को जो फाइनेंस, मॉर्गेज फाइनेंस थी, उसको इम्प्लीमेंट कराना, कमर्शियल बैंकों के साथ बैठना और उन पे रिस्ट्रिक्ट करना कि ये आपने आम लोगों को लोन देना है। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर से चल रही है और उसी का नतीजा आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन ने इस दफ़ा काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो भी अभी तक रोल हुआ है वो अभी मेजरली प्राइवेट स्कीम्स है। गवर्नमेंट की लो कास्ट स्कीम जिसको हम आम आदमी या गरीब आदमियों के लिए कहना है, वो अभी अंडर प्रोसेस है। उस तरीके से न्याय बहुत कम आई है। तो वो आना बाकी है और उसमें सिर्फ कुछ खदशात ऐसे हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए कि प्रोजेक्ट 3 साल में बनता है, 2 साल में बनता है, एक दिन में कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाती। तो आपके जो मटेरियल कॉस्ट है उसको हमें कांस्टेंट लेके करना पड़ेगा, ताकि वो 3 साल के लिए गवर्नमेंट में हमें स्टील को, सीमेंट को, मेजर जो इफेक्ट करते हैं उन सब स्टेक होल्डर को साथ बिठाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो प्राइस कांस्टेंट 1-2-3 साल के लिए चीजें हो, अदरवाइज कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ ऐसे खदशात है जिसके लिए हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सही, शेखानी साहब, जैसे हुकूमत का कहना है कि हाउसिंग के लिए 100 अरब रुपए कर्जों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, तो बैंकों के जो उन घरों के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं, इससे इस सेक्टर को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि बैंकर खुद हमें ढूंढ रहा है, बैंकर डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ढूंढ रहा है और वो चाह रहा है कि नए प्रोजेक्ट शुरू हो और हमारे साथ कोई MOU साइन हो, ताकि आने वाले वक्तों में वो गरीब लोग, आम आदमी को वो शेल्टर मिल सके जिसके लिए मतलब कभी भी नहीं सोचा गया। तो इससे बहुत फायदा होगा, इसलिए कि आपका फंड्स बहुत बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, एक साइकिल बहुत बड़ा आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ 100 अरब कुछ भी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। मेरे ख्याल से इसके लिए हमें बहुत बड़े फिगर्स चाहिए,
लेकिन वक्त के साथ मैं समझता हूँ वो भी कोई बॉन्ड्स वगैरह उस पर भी वर्कआउट हो रहा है, तो वो बेहतर हो जाएगा और मजीद इंशाल्लाह। ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, ये भी बताइए, आपने कहा भी मजीद हमें कुछ करने की ज़रूरत है इस शोबे के लिए, क्या तजावीज़ हैं आपके पास कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मजीद क्या इकदाम हों? देखिए, जो इकदाम गवर्नमेंट कर रही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते बैठना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जुनून की हद तक काम करने का होता है, लेकिन उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी, हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब वीक है, मतलब बैक उसका इतना स्ट्रांग नहीं है। उसको सबको स्ट्रांग करना है, इसलिए कि हर आने वाले जितने घर बनेंगे उनको पानी का, बिजली का, गैस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, कभी कोर्ट के इश्यूज आ जाते हैं, उन सबको भी लेके चलना पड़ेगा ताकि जो प्रोजेक्ट शुरू हो कभी रुके नहीं और वो अपनी टाइम लिमिट पूरी कर सके और उसके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ना बढ़े। ये 2-3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजिटलाइजेशन कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, बहुत कोशिश थी कि ऑनलाइन सब वन विंडो ऑनलाइन हो जाए, वो अभी तक नहीं हुआ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ब्यूरोक्रेसी और इस तरीके से सारे हर्डल्स होंगे काम नहीं होते। बिल्कुल शेखानी साहब, जिस तरह से नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा भी इंट्रोड्यूस कराया गया हुकूमत की जानिब से, तो इससे हाउसिंग स्कीम्स का जो फैक्टर है उनको कितना फ़ायदा होगा? और साथ ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि हर गरीब के पास उसका घर होना चाहिए, हर शख्स के पास उसकी छत होनी चाहिए। क्या ये आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, पॉसिबल है, पॉसिबल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, वाकई जब वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखेंगे 10 से 12 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल है पूरे मुल्क में, और हर साल हम तकरीबन 3-3.5 लाख घर कम बनाते हैं एस जो रिक्वायर्ड है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है। उन लोगों के पास जो शॉर्टफॉल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तक मॉर्गेज नहीं होगी वो अफोर्ड नहीं करेंगे। अब जाके वो सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आपको इस साल 10 लाख घरों को अनाउंस करना पड़ेगा, इसलिए कि गवर्नमेंट के पास 2 साल तो रह गए। अब 2 साल में ही वो चीजें इम्प्लीमेंट होनी है और उनको अगले इलेक्शन में भी जाना है, और एक प्राइम मिनिस्टर का खख्वाब है, तो आदमियों को अब वो तवक्कात है, अगर होगी पूरी तो ही काम होगा, अगर नहीं होगी तो आपको पता है कि रिजल्ट बड़े प्रॉब्लम आते हैं। आज भी महंगाई की वजह से तो ये सोचना पड़ेगा कितने जल्दी हम इन चीजों को शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर को आपको साथ रखना पड़ेगा ताकि इन चीजों को आपको लेके चलें। बिल्कुल ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब उसका अपना घर हो, उम्मीद करते हैं कि ये ख्वाब पूरा होगा। हाउसिंग सेक्टर में जिस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऐसे वाकई कभी कर्ज नहीं दिएगा कि बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये एक हमजा एक अच्छी डेवलपमेंट है ये भी गवर्नमेंट की जानिब से आवाम के लिए कि उनको सस्ते घर जो है वो फराहम किए जाएंगे, मतलब उनकी उसमें मदद की जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। आज क्योंकि वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के, तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कश बच्चों का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है, उसमें चाइल्ड लेबर का मतलब ये होता है कि वो काम है जिनसे बच्चे अपने बच्चन की उमंगों, इज्जत और वक़ार, खुशहाल तर्ज ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। अगर हम इसको मतलब कि बहुत ही छोटा कर दें तो बच्चे जो है ना अपने बचपन से महरूम हो जाते हैं और उन बेचारों को काम करना पड़ रहा होता है। और आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 33% बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। बड़ा ही अफसोस होता है इस चीज़ पर और इस सिचुएशन पर, और इस तादाद में देखा जाए तो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, कमी नहीं देखने में आ रही। इनमें से 3/4 सख्त मुशक्कत वाले काम कानों में काम कर रहे हैं, केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि बड़ा ख़तरनाक है, और उसके अलावा ख़तरनाक मशीनरी है उसके साथ भी बच्चे काम कर रहे हैं जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 11 इस बात की ज़मानत फराहम करता है कि बच्चों को कारखानों, दुकानों और दीगर पुरखतर मुलाजमतों पर नहीं रखा जाएगा। अच्छा, सितम यह है कि बालिगों के मुकाबले में इन मासूम बच्चों को उजरत भी कम दी जा रही होती है, काम भी ज़्यादा लिया जा रहा होता है। ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूर से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर तक की कहानी हर साल दोहराई जाती है, लेकिन आज तक इनकी किस्मत चमक नहीं पाई है। हम देख रहे हैं कि इजाफा ही होता जा रहा है। कोविड के दिनों में हमने मजीद इजाफा किया। बिल्कुल ऐसे ही, और हमजा ये ऐसे ही नहीं कि यहीं तक रुक जाए, बल्कि नस्ल दर नस्ल ये तबका यूं ही गुर्बत की चक्की में पिसता चला आ रहा है। और मासूम बच्चे हम देखते हैं कि इतने मुशक्कत वाले काम कर रहे हैं जो कि दिल को कुछ होता है देख के उन मासूम बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे पास कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहिबा वालेकुम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाइल्ड लेबर के खिलाफ कैसे मसरूफ़ अमल है, आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये बताइएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने
जो हमारे एम्बिट के अंडर आता है अकॉर्डिंग टू PDNC एक्ट, वो ये है कि अगर कोई किसी भी घर में या कहीं किसी की फैक्ट्री में कहीं भी कोई बच्चे से मुलाजमत करवाई जा रही हो जो कि 15 साल से छोटा हो, तो वहाँ और अगर उस पर कोई तशद्दुद या उसका कोई ज़्यादती हो तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंटरवीन कर सकता है। और हम क्या करते हैं, बच्चों को बाजियाब करते हैं, सबसे पहले अपने पास ब्यूरो में लेके आते हैं और उसके बाद जो कल्प्रिट होता है, जो एम्प्लॉयर जिसने उसको रखा होता है, उस पर और माँ बाप पे उनके खिलाफ हम पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं, FIR करवाते हैं। पिछले 1 साल में कोई 250 वाक़यात ऐसे हुए, 250 केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं जिसमें हमने इंटरवीन किया, बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया और जो है वो मुजरिम के खिलाफ FIR करवाई, खुद मुद्दई बना चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो। और वो जो बच्चे हम लेके आते हैं उनको फिर यहाँ पे उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड होते हैं। ये बच्चे जो कि किसी उनके बाद टॉर्चर किया गया होता है या किसी ज्यादती का, सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, उनकी भी हम काउंसलिंग करते हैं हमारी साइकोलॉजिकल में, जो कि इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करती है। अच्छा सारा साहिबा, ये भी बताइएगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर वाले बच्चे अपनी फैमिलीज़ का सहारा होते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप ऐसी फैमिलीज़ जो ऐसे बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने का कोई प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कोई इरादा रखते हैं उनको सपोर्ट करने का कि उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जाए? जी बिल्कुल, चाइल्ड लेबर में जो मुलविस बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं और इसलिए माँ बाप रखवा रहे होते हैं उनको 10,000 के लिए, कभी 15,000, कभी 5,000 के एवज बच्चे को रखवाया जाता है। तो ऐसे फैमिलीज़ के सपोर्ट के लिए हमने एक चीज़ की थी रिसेंटली बैतुल माल के साथ मिलके कि इनकी फैमिलीज़ को हमने राशन दिया ताकि उनका जो मंथली जो जिस चीज़ के लिए वो बच्चे को मुलाजमत पे भेजते हैं वो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर उनकी हेल्प कर दी जाए ताकि बच्चा हमारे पास रहे, हम उसको एजुकेशन, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसको हुनर सिखाना सब हमारी जिम्मेदारी होती है। और हमने कहा हम उनको हेल्प कर दें, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस पर और ज़्यादा किया जा सके ताकि फैमिलीज़ की भी सपोर्ट हो जाए। अच्छा ठीक है सर साहब, ये बताइएगा वो इदारे जो चाइल्ड लेबर में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपके इदारे ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? जी बिल्कुल, चाहे वो कोई एजेंसी हो या कोई माँ बाप खुद रखवा रहे हो बच्चों को, ये तो एक क्राइम है एक्चुअली। तो हमने एक हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे एक एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कम उम्र बच्चों को रखवाती थी मुलाजमत पे, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की थी और उनको गिरफ्तार भी करवाया था, उनके खिलाफ FIR भी करवाई थी। तो ऑफकोर्स हमारे लिए सब लोग इक्वल हैं, जो भी बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सारा साहिबा, जिस तरह से अदाद-ओ-शुमार अगर देखे जाएं पाकिस्तान के तो उनके मुताबिक तो 40% के करीब हमारी आबादी जो है वो गुर्बत का शिकार है। तो ऐसे हालात में चाइल्ड लेबर से छुटकारा कैसे मुमकिन हो सकता है? जी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पावर्टी का एलिमेंट है उसकी वजह से और इलिटरेसी रेट बहुत हाई है, इसलिए माँ बाप बच्चों को यूज़ करते हैं एज ए टूल कि उनके पैसे कमाए जाएं। वो डिफरेंट जगहों पे बच्चों को रखवाते हैं। इन बच्चों की उम्र है तालीम हासिल करने की, ना कि घरों में मुलाजमत करते हैं, वहाँ पे इनको मारा भी जाता है, इनके साथ ज़्यादती भी की जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक केस आया एक लड़की का जिसके जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने उसको रखा हुआ था, पिंडी का ये केस था। वहाँ पे उसने वो अपने एनिमल जो पेट्स रखे हुए थे, कुत्ते रखे थे, उनके साथ उनको अच्छा खाना देते थे लेकिन इस बच्ची को खाना नहीं देते थे। और अगर इससे कोई छोटी गलती भी हो जाती थी, जैसे उसने कोई दूध पी लिया बगैर परमिशन के, तो उसको जो है वो छुरी गर्म करके वो जलाया जाता था। और उसके जब हमने उसको रेस्क्यू किया उसके बॉडी पे बहुत सारे निशानात थे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते हैं। आपने वो वाक़या भी सुना होगा जब बच्ची ने परिंदे को जो है वो उड़ा दिया तो उसको कितने बुरी तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आते हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इसके खात्मे के लिए हम अपने कानून के तहत जो है वो एक्शन लेते हैं। जब जैसे ही हमें कोई केस रिपोर्ट होता है और बच्चे को अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं। अभी हमारे पास 1000 से ज़ायद बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रहे हैं, जिसमें से 30% ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं घरेलू मुलाजमा या मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे और उनके साथ वहाँ पे कोई बुरा वाक़या पेश आया जिसमें हम उनको लेके आए अपने पास। अच्छा, अभी भी हमारे पास बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि जो सड़कों पर इशारों के ऊपर कुछ अशिया बेच रहे होते हैं, चीज़ें बेचते हुए नजर आते हैं और अगर उनसे कभी बात भी की जाए वो कहते हैं जी हम सुबह के औकात में पढ़ते हैं, शाम में ये काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो भी चाइल्ड लेबर के अंडर आते हैं और अगर आते हैं तो उसके तदारुक के लिए ब्यूरो क्या कर रहा है?
जी, जिस तरह घरेलू घर में मुलाजिम रखना एक जुर्म है, इसी तरह जो हमें सड़कों पर बच्चे नज़र आते हैं जो मास्क बेच रहे होते हैं, सन ग्लासेस बेच रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, हमें बहुत बड़ी तादाद में, कभी पेन्स बेच रहे होते हैं, नज़र आते हैं और इनको देख के बहुत हमें सिंपैथी भी होती है और हम इनको पैसे दे देते हैं सिंपैथी में, इनके साथ हमदर्दी में। लेकिन हमें चाहिए, एक तो मैं पहले एक पैगाम दूंगी सब लोगों को, हम सबको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर जो है ना आगे आके एक्शन लें। और वो एक्शन क्या हो सकता है कि जब तमाम शहरी ऐसे बच्चों की इंकरेजमेंट बंद कर देंगे, इनको पैसा भीख देना बंद कर देंगे, तो ये बिज़नेस और ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, इनका बिज़नेस फेल हो जाएगा और फिर ये आइंदा ये काम नहीं करेंगे। आप अगर कोई शहरी गुजर रहा हो और किसी बच्चे को देखे मास्क बेचते हुए, कोई भी चीज़ बेचते हुए, तो वो जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट करें हमारी हेल्पलाइन 1121 पे, या फिर अगर उस बच्चे की मदद करनी है, उसको कुछ खाने का दे दें, उसको कहीं एडमिशन करा दें स्कूल में, लेकिन उसको भीख ना दें, उससे वो चीज़ ना खरीदें, क्योंकि ये एक सेक्शन 36A है PDNC एक्ट का, उसके तहत ये एक जुर्म है, ये जो बच्चे कर रहे हैं ये एक जुर्म है जिसका यकीनन सारा साहिबा ये है। लेकिन जिस तरह से आज चाइल्ड लेबर का दिन है, तो आज के दिन के हवाले से आप लोगों की क्या मसरूफियात हैं और आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगी? जैसा कि आपको मालूम है आज 12 जून है और आज पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इसी दिन के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने आज 2 सेमिनार्स मुनक्किद किए हैं यहाँ पे, जो कुछ देर में शुरू होने वाले हैं। उनका मकसद ये है कि पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, एक ही पेज पे सब हों, ताकि चाइल्ड लेबर की रोकथाम की लेजिस्लेशन पे और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक साथ एक कोशिश की जा सके, कंसोलिडेटेड एक एफर्ट की जा सके। इसीलिए हमने NGOs के साथ कुछ मिल के आज सेमिनार्स मुनक्किद किए, जहाँ पे हमने डिफरेंट सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाया है, लॉयर्स जो फ्रेटर्निटी उसमें से लोगों को बुलाया हुआ है, मीडिया के पर्सनालिटीज़ उसमें मौजूद हैं और हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के हेड्स आ रहे हैं, ताकि एक जो है एक मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सके ताकि चाइल्ड लेबर की रोकथाम हो सके। ठीक है सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हम आगे बढ़ेंगे और तालीम की बात करेंगे। आला तालीम का बजट जो है उसको बढ़ाया गया है, जो कि अच्छी बात है, जिसके जरिए तालीम के फ़रोग का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन हमजा हुकूमत ने जो है वफाकी बजट 2021-22 में हायर एजुकेशन कमीशन को 66 अरब रुपए की रकम भी मुहैया करने की तजवीज़ दी है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह बताया है कि तरक्याती बजट के लिए HEC को 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 15 अरब रुपए का इजाफा किया गया है इसके अंदर और हुकूमत ने बजट में स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटेजी के लिए भी 5 अरब रुपए रखे हैं और कोरोना वबा ने मुल्क के बोसीदा निज़ाम तालीम को मजीद पीछे धकेल दिया, हम सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन हालात में हुकूमत तालीम के लिए मुनासिब बजट रख रही है या नहीं? बिल्कुल हमजा, जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर हुकूमत तालीम जैसे अहम तरीन शोबे को हमेशा ही नज़रअंदाज करती आई है। कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से सूरत हाल और भी ख़राब हो गई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत से उम्मीद थी कि वो तालीम के बजट में खातिर खा इजाफा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। हम फिर रिसर्च की जब बात कर रहे होते हैं ना कि जी रिसर्च अच्छी नहीं हो रही, रिसर्च अच्छी नहीं हो रही, तो फंड है हमारे पास कि हम रिसर्च कर सकें, ऐसे मौके मौजूद है कि हम रिसर्च कर सकें। बजट कैसा है हम जानेंगे। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बजट से आपको क्या अब उम्मीद तो ख़त्म हो गई, अब तो बजट जो है तजवीज़ सामने आ गई है, क्या ठीक है हायर एजुकेशन के लिए इतना बजट या ज़्यादा होना चाहिए था? देखिए, हम तो इससे ज़्यादा तवक्को कर रहे थे। बजट में इजाफा तो रीज़नेबल है, 17.65% है, लेकिन ज़्यादा जो इजाफा बजट में किया गया है वो डेवलपमेंट का बजट है उसको 44 बिलियन किया गया है, वो तकरीबन 36 अरब था पिछले साल जी। लेकिन जो आप जैसे कह रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि जो रेकरिंग बजट है वो सिर्फ 2 अरब का उसमें इजाफा किया गया है। पिछले साल 64 अरब था और इस साल 66 अरब। मेरा ख्याल है इसमें जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं और आप भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं से अगर सेविंग हो तो जैसे आपने सारा सिचुएशन बताई, 2 वजूहात, एक कोविड की वजह से क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पे गए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सारी जामियात को स्टूडेंट से फ़ी कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हमारे 2 सोर्सेज हैं। पब्लिक सेक्टर में हम बहुत थोड़ी परसेंटेज फ़ीस लेते हैं और बाकी रेकरिंग गवर्नमेंट देती है,
तो इसलिए हमें पिछले सेमेस्टर में भी कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। 25% हमें अडॉक जो पहले इंक्रीज हुई थी ग्रेड 1 से 19 तक वो भी देनी है। उसके साथ साथ 10% अब इंक्रीज है ओवरऑल, प्लस जो है 10% पेंशन में भी इंक्रीज है। तो उस हिसाब से भी अगर 10% ही 64 अरब का 10% भी होता तो इसको तकरीबन 6.5 अरब इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, पिछले साल के लेवल पे बराबर रखने को, और 2 अरब जो है ये कम है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं। और वो जैसे आपने कहा कि दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हम लोग जो हैं वो फिर रिसर्च में, अब इसके बावजूद भी आप ये देखें कि इस वक्त यूएस रैंकिंग वर्ल्ड की आई है, उसमें पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में है और उसमें हैं 378 पे। और जो टाइम्स रैंकिंग एशिया की आई है उसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। तो इतने रिसोर्सेज के साथ मैं समझता हूँ कि अब जब एशिया की बात होती है तो एशिया में तो देखें ना, चाइना भी आता है, जापान इंडिया भी आता है, रशिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, मलेशिया, इन सारे ममालिक के अंदर हम 100वें नंबर पे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें शाबाश और इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, और शायद ये नेशनल नीड भी है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क को तरक्की करना चाहिए, मुल्क के अंदर बिजनेस को फ्लरिश करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आईटी सेक्टर को फ्लरिश करना चाहिए, तो उस सारे सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो स्किल मैन पावर है, वो तो यूनिवर्सिटीज ही प्रोवाइड करेंगी ना। उसके बगैर तो आप आगे जा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है ये इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट ही है। समझो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आप देख लें, सर्विसेज सेक्टर को देख लें जहां आप बैठे हुए हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख लें, सबसे बड़ा सेक्टर जो अब आईटी का आ रहा है वो उसको देख लें। उसके लिए जो आपको मैन पावर है वो बहरहाल हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वही प्रोवाइड कर रही हैं, और उसको मज़ीद मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा इजाफा तो होना चाहिए था। लेकिन शाह साहब, जिस तरह देखा जाए कि हुकूमत ने स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटजी के लिए भी 5 अरब रुपए रखे हैं, तो हुनर के लिए मखसूस बजट वक्त की कितनी अहम ज़रूरत आप समझते हैं? ये बहुत है। इसमें एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए भी हुकूमत ने पैसे रखे हैं, और वो भी एक ज़बरदस्त हुकूमत का स्टेप है कि हमें अब वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ जाना चाहिए, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास बिजनेस आइडियाज़ हैं उन बिजनेस आइडियाज़ को हमें उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कामयाब जवान फैसिलिटेशन सेंटर बन रहे हैं, जिसमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। और ये एक एस्पेक्ट है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं। और दूसरा जो आपने कहा कि जो स्किल फॉर ऑल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम स्किल मैन पावर अपने मुल्क के लिए भी, और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो हमारा आता है वो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। तो सर आखिर में बता दीजिएगा, तालीमी महदूद बजट होता है तालीम का, उसके बाद क्या कोई शफाफियत के मसाइल भी होते हैं? इसको शफाफ कैसे बनाया जा सकता है? देखें, शफाफियत तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी शफाफियत तो ये है, हमारे पास तो ज़्यादातर बजट रेकरिंग है ना, जो तनख्वाह में चला जाता है, और हम इसमें कोई ऐसा ये 66 अरब रुपए पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का बजट है। तो इसमें जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसमें कोई लूट मार या वो नहीं हो सकती, वो तो मेरी यूनिवर्सिटी को चंद करोड़ ही मिलेंगे ना, तो वो हमने तनख्वाहों में देने हैं। हम 20 करोड़ रुपए तनख्वाह पर मंथ देते हैं। सर मैं डेवलपमेंट वालों की बात कर रहा था। डेवलपमेंट के लिए भी डेवलपमेंट के 44 अरब है, वो भी सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के पास है ना, किसी के पास 30 करोड़ है। उसको अगर आप समझते हैं कि इसको मजीद शफाफ, जाहिर है उसका पूरा एक सिस्टम है, कैंपस कंस्ट्रक्शन कमिटीज हैं और बाहर से लोग हैं, HEC उसको मॉनिटर करती है, बाकी इदारे मॉनिटर करते हैं। तो मेरे अपनी राय में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे होते। लेकिन एक चीज मैं आपके तवज्जुह से जो हमारी तरफ से आप समझे कि बहुत दयानतदारी की जरूरत है, वो हमारी प्रोफेशनल दयानतदारी है। ये दुनिया में सबसे बड़ी करप्शन, हम फाइनेंशियल करप्शन की बात करते हैं। अगर उस्ताद सही पढ़ाता नहीं है,
क्लासमेट डिलीवर नहीं करता, तो इससे ज्यादा मॉरल करप्शन क्या हो सकती है? तो हमारी शफाफियत जो है वो हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि असातिज़ा अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दें। वो बिल्कुल सर, ये सबसे अहम चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, सुबह पाकिस्तान का बने। और वाकई जो भी हम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अगर वो हम ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर हम थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं, तो ये भी करप्शन है। ये बहुत बिल्कुल दुरुस्त बात है। और हम किसी भी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, हमें अपना बेहतरीन देना चाहिए उसके लिए। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, PSL की बात करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हमजा हम लोग बात कर रहे थे कि वफाकी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा और कितने % होना चाहिए, हमने कहते, लेकिन अब तो फैसला हो गया कि जी 10% उनकी सैलरीज में जो है इजाफा कर दिया गया है। और वफाकी दारकूमत में जब बजट के दिन सरकारी मुलाजमीन को ये पता लगा कि तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा हुआ है, तो उन्होंने फिर एहतजाज भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी दुगना इजाफा किया जाए, हम मुतालबा ये कर रहे हैं। कुछ ने तो कहा कि 25% किया जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 30% इजाफा होना चाहिए था, कम इजाफा किया गया है। और मुलाजमीन ने वफाकी सेक्रेटेरिएट का मरकज़ी दरवाज़ा बंद कर दिया और सड़क भी ब्लॉक कर दी। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज में पेंशनर्स भी बिल्कुल, और पेंशनर्स का मुतालबा हमजा ये था कि 50% जो है वो उनमें इंक्रीज़ किया जाए, पेंशन को इंक्रीज़ कर दिया जाए। और क्योंकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 3 साल से इजाफा ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी एहतजाज करने वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने 50% का कह दिया। उन्होंने कहा कि इसको दुगना कर दिया जाए। हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया कि 10% किया जाएगा। अच्छा, पहले क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी ना, कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि जी कि हम उनको खुश कर देंगे, बहुत बेहतर हो जाएगा, मामलात अच्छे हो जाएंगे, तो शायद एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। और उसके ऊपर जब 10% का इजाफा किया गया तो उनको ये बात नागवार गुजरी है और उन्होंने आके एहतजाज किया कि इसमें मजीद इजाफा किया जाए। और बिलावल साहब की तो बात मैंने तुम्हें बताई है, उन्होंने कहा 30% इजाफा 30% होना चाहिए था। सिंध में देखेंगे कि खैर क्या होता है। वैसे पीपल्स पार्टी उसमें तो दिल काफ़ी खोल के जो है ना बड़ा कर देती है। लेकिन अब देखा जाए तो 10% हो गया, अब इससे अब ज़्यादा तो नहीं हो सकेगा, तो बेचारों का एहतजाज है, क्योंकि वो तजवीज़ उन्होंने दी है 3 साल के बाद हमजा बढ़ी है तो सिर्फ 10%। अच्छा, मुझे इकरा जो है ना, मुझे लग रहा है कि इकरा को भी इस बात पे थोड़ा सा ना रिजर्वेशन है। खैर हम आगे चलते हैं, वो एहतजाज रंग लाएगा कि नहीं लाएगा वो तो हम आगे जाके देखेंगे। PSL की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि हम 10 ओवर्स का मैच देख रहे हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, मनरो और ख्वाजा ने उन दोनों ने तो बहुत ही कमाल किया है हमजा। दोनों ने सिर्फ कोई आउट भी नहीं हुए और मतलब विकेट उस पर खड़े रहे उस क्रीज पर, और उन्होंने जी पूरा मैच जितवा दिया अपनी टीम को, जितवा दिया। 10 ओवर पूरे हुए, मैच खत्म हो गया। जो 20 ओवर्स का मैच था उन्होंने 10 ओवर में खत्म कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अब तक की मुझे लगता है कि सबसे बुरी शिकस्त का सामना बहुत बुरी, वाकई में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जैसे कि क्योंकि देखा जाए यूनाइटेड जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, इन लोगों को जिस तरह से हमने देखा, इनकी बैटिंग लाइन देख लें, बॉलिंग लाइन देख लें, और सिर्फ 133 उन्होंने जो है वो स्कोर बनाया और उसका हदफ भी दिया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आजम खान के ऊपर क्योंकि सबकी नजरें थी, तो जब आजम बैटिंग कर रहे थे तो वो देखने वाले थे। 26 रन स्कोर किए उन्होंने, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले हैं, ज़रा भाग भी रहे थे क्रीज के ऊपर। एक दफ़ा रनआउट जो था उनका बचा, और उसके ऊपर भी जब वो पीछे थे तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया कि पता नहीं आउट हैं कि नॉट आउट हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद वैसे तो पहली इनिंग्स के बाद ही लग रहा था कि टारगेट कम है, बिल्कुल ऐसी है। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारी आई तो लग रहा था कि पिच ही कोई और है, ये हम कहीं और पे खेल रहे हैं, ये वो पिच नहीं है जिसमें PSL के बाकी मनरो के छक्के और चौके थे ना, उन्होंने वाकई में कोयटा ग्लैडिएटर्स के छक्के चौके उड़ा दिया, ये कह सकते हैं। और अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का हमें पहले ही पता है कि उनको मुश्किलात का भी सामना था, खिलाड़ी अनफिट होते चले जा रहे थे। कल भी एक खिलाड़ी के साथ ऐसा ही मामला पेश आया और सरफराज भी काफ़ी हमें परेशान ही नज़र आ रहे थे कि टीम जीत नहीं रही है। अभी अगर हम देखें तो पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे सिर्फ एक मैच ही जीते कोयटा ग्लैडिएटर्स, 6 में से एक मैच अभी तक जीते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि बॉलिंग, नसीम शाह पहला ओवर करने आते हैं, 19 रन दे देते हैं और समझ नहीं लग रही होती कि वो गेंद किधर करें। और खुरम ने 3 नो बॉल्स कर दिए। नो बॉल्स का मतलब है कि आप फ्री हिट भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एक तो 3 स्कोर तो समझो फिर उसी ओवर में उनको आराम से मिल गया। फ्री हिट तो है ही ऐसा। खैर ये सारी बात है। मनरो ने जो 90 रन की इनिंग्स खेली है नॉट आउट की, वो बाकमाल थी और बहुत ही जबरदस्त। मतलब आप देखें कि सिर्फ 36 गेंदें खेल रहे हैं, 90 रन स्कोर कर रहे हैं, 90 रन 36 गेंदों पे, और यहाँ पर हमें ये नज़र नहीं आ रहा था। खैर आज भी मैच है, आज भी कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है।
और आज इकरा ने मुझे ब्रेक के दौरान कह दिया पेशावर ज़ल्मी ने जीत जाना है, देख लेना आसानी से जीत जाना है। मैंने तो इसीलिए किया क्योंकि आज की परफॉर्मेंस देख लो हमजा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अच्छी नहीं थी तो पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस फिर भी उनसे बेहतर है, बल्कि अच्छी है। तो मुझे तो उम्मीद यही है कि आज पेशावर ज़ल्मी मैच ले उड़ेगी। अच्छा, इतना वन साइडेड मैच था, इस पर हम मजीद क्या बात करें, क्या तबसरा करें कि इतना वन साइडेड मैच हो गया, तो उस पर खैर करते हैं कि इतना भी डिसअपॉइंट ना हो, आज का मैच खैर इतना वन साइडेड ना हो, कोई अच्छा मैच हमें देखने को मिले। ये जो कल वाला मैच था उसमें तो बिल्कुल भी कहें तो देखते रहे, बैटिंग का मजा आया लेकिन उस कंपटीशन का मजा नहीं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फैंस होंगे उनको तो मजा आ गया होगा कल के मैच का। वो भी सुबह जब उठे होंगे उनको पता लगा अच्छा हम तो बहुत आसानी से जीत गए। और हमें इस वक्त नसीम राजपूत साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं क्योंकि इकरा कह रही थी कि ऐसे तो मत करो कि हमें तबसरा कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। मैंने पहले कहा था डिसअपॉइंट नहीं होना। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर कल के मैच के ऊपर वाकई को तबसरा कर लेना चाहिए क्या, आप क्या समझते हैं? वाकई में हमजा गुड मॉर्निंग, तबसरा हो नहीं सकता बिला तबसरा जो जब कहते हैं वो वाकई में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। कल जिस अंदाज से वो खेले बिल्कुल कंप्लीटली आउट क्लास हुए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था कि जहाँ पे वो खड़े हुए दिखाई दे। उनमें एक आदमी ने आउट क्लास कर दिया और वो कॉलिन मिनरो थे। हालांकि इस तरीके की पिच दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था जब फैफ डुप्लेसी खेल रहे थे कोई गेंद इतना नीचे थी एकदम ऊपर फिर बिल्कुल ऊपर, जैसे वो खेलने ही नहीं जानते। लेकिन जब कॉलिन मिनरो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स को गेंद करना नहीं आता। दुरुस्त बात। और फिर नसीम शाह से आपने आगाज किया था, नसीम शाह तो 11 रुकनी टीम में ही नहीं थे, वो तो उस नए कानून के तहत बॉलिंग करने के लिए आए थे कि जब आंद्रे रसल को जाना पड़ा था हॉस्पिटल, वरना तो वो बॉलिंग करने नहीं। समझ में नहीं आया सरफराज ने जब वो एक आदमी 11 रुकनी टीम में नहीं थे, आपने उन्हें बॉलिंग क्यों दी? आपने अपनी टीम का मोमेंटो, हालांकि ठीक है 134 135 वैसे ही कोई बहुत बड़े रन नहीं थे, लेकिन आपने अपनी टीम का मोमेंटो उस वक्त तोड़ दिया जब एक शख्स 11 रुकनी टीम में ही नहीं था और बाकी तमाम बॉलर उसका चेहरा देख रहे थे और उसने बॉलिंग का आगाज कर दिया। ओवरऑल बहुत ही बुरा दिन था क्योंकि आज तक ये एक नया रिकॉर्ड बन गया PSL की तारीख का कि 10 ओवर पहले कोई टीम टारगेट चेज करके तो ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो अब ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ बचा नहीं है, वो चारों मैच जीते परफॉर्मेंस के बाद। तो अगर कोई ये बात कहे तो अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए आजम खान के बारे में मैं ये कहूँगा कि आजम खान शायद कुछ प्रेशर लिए हुए थे कि वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गए, वो प्रेशर आजम पे दिखाई दिया, आजम ने उस तरह खुल के हिटिंग नहीं की। लेकिन दूसरी जनरेशन आप ये देखें कि टॉप ऑर्डर से अगर आप उठा के देखेंगे तो उनसे परफॉर्म हो ही नहीं रहा था, किसी से भी परफॉर्म नहीं हुआ। जो भी अपनी बारी लेने के लिए कि आंद्रे रसल आए थे वो बस उन्होंने कहा कि मैं मार मूर के जितने रन कर दूंगा, वो जो एक टीम यूनिट होता है वो शुरू से दिखाई नहीं दिया और ये पूरे इस सीजन में ये यूनिट दिखाई दिया। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मुझे PSL कवर करते हुए तकरीबन मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ जाके मैंने इसको कवर नहीं किया। पहला मौका है कि अबू धाबी में हो रही है और हम पाकिस्तान में बैठे हैं इस बायोसिक्योर बबल की वजह से। ये बहुत ही मुश्किल होगा अब कमबैक करना कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो गया यहाँ पर क्योंकि देखिए मुल्तान सुल्तान भी सिमिलर पोजीशन पे थे लेकिन वो अपना मैच जीतने में कामयाब हो गए अगेंस्ट कराची किंग्स। लेकिन कोयटा के लिए साल अच्छा नहीं रहा। दूसरी चीज ये एक ऐसी टीम है कि जिसमें उनके ओनर का बहुत बड़ा रोल होता है नदीम उमर साहब। जी बिल्कुल ऐसे नदीम उमर साहब इस दफा कोविड की वजह से टीम के साथ बिल्कुल नहीं रहे, ना कराची में थे ना वहाँ पर थे। वो और उनकी फैमिली जो है वो बहुत मकबूल है इस हवाले से कि वो जिस तरह ठीक है इस दफा उनका वो रोल उधर नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और इकरा बात वही हुई है कि बिला तबसरा मैच था, तबसरा उस पर क्या हो सकता है। तो आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह पीर को फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।